विशिष्ट धारा आप देख रहे हैं। हम लोग विशिष्ट धारा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि डीसी डायनेमो हम लोगों ने पढ़ लिया है। विशिष्ट धारा, एक समान विशिष्ट धारा को ऐसे दर्शाते हैं, असमान विशिष्ट धारा को ऐसे दर्शाते हैं। तो ये जो असमान विशिष्ट धारा, इसको तो हम लोगों ने कल डायनेमो में समझा था कि एक ही दिशा में धारा जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो होती है, एंड सो ऑन। लेकिन एक समान विशिष्ट धारा को इस तरह से दर्शाते हैं, ऐसा क्यों होता है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको समझिए। कल हमने डायनेमो पढ़ा था। डायनेमो का मैं बहुत शीघ्रता से चित्र बनाना चाहता हूं, ठीक है। ये यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, इधर से इधर को, ठीक, और ये शाफ्ट है, ठीक। अब यहां पर क्या होता है कि आप एक आर्मेचर देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप एक आर्मेचर देख रहे हैं। यदि इसी शाफ्ट में, इसी एक ही शाफ्ट में विभिन्न एंगलों में कई आर्मेचर जोड़ दिए जाए, और एक आर्मेचर जोड़ेंगे तो एक विभक्त बल है और एक दो विभक्त बल है और दो कार्बन ब्रुश, ये तो ऑलरेडी होंगे ही, है कि नहीं। तो ये जुड़ जाए और आउटपुट के रूप में तो बाकी सब कुछ इसी तरह रहे। तो एक आर्मेचर में दो ब्रुश और दो सर्पी विभक्त बल है, ठीक है। तो ऐसा पूरा जोड़ा हो जाए, लेकिन आउटपुट एक ही रहे, आउटपुट एक ही रहे। तो देखिए आर्मेचर किस प्रकार से जुड़ेंगे, आप एंगल समझने का प्रयत्न कीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये शाफ्ट है, थोड़ी देर के लिए ये शाफ्ट है, ठीक है। अब इस शाफ्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे समझे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट में विभिन्न एंगलों में हमें आर्मेचर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? हम एक आर्मेचर लगा रहे हैं, देखो ऐसे, ये लग गया। फिर एक आर्मेचर, फिर एक आर्मेचर ऐसे, फिर और अलग अलग एंगल से एक ऐसे, फिर और एक अलग एंगल से ऐसे। मतलब ये कि ये यदि शाफ्ट है, ठीक है, तो एक आर्मेचर ऐसे लगाइए। थोड़ी देर के लिए मेरी हथेली मान लीजिए आर्मेचर है। जो मैंने अभी समझाया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं कि आपको समझ में आया होगा, तो मैं दूसरी तरह समझा रहा हूं। ये माना कि आर्मेचर है, ठीक है, और ये शाफ्ट है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब तो एक आर्मेचर ऐसे लगा लीजिए, उसके साथ में दो सर्पी बल है और एक उसके साथ में क्या, दो सर्पी बल है, माने वही विभक्त बल है, दो विभक्त बल है और एक, और सॉरी एक काहे को, और दो ब्रुश, कार्बन ब्रुश, ठीक। अब दूसरा आर्मेचर लीजिए और उसको ऐसे लगा दीजिए, उसके लंबवत, ठीक। फिर तीसरा आर्मेचर लीजिए और उसको पूरा पूरा ऐसे नहीं लगाइए जैसे पहले शुरू में लगाए थे, उसे थोड़ा सा एंगल दीजिए ऐसे। आप समझ रहे होंगे, देखिए ऐसा एंगल है, पूरा ऐसा नहीं है। कैसे है? ऐसे। पूरा ऐसा नहीं है, ना ही पूरा ऐसा है। कैसे है? ऐसे, ऐसे एंगल है, थोड़ा तिरछा। और एक बार ऐसे ऐसे तिरछा दीजिए, ऐसे तिरछा। तो कहने का मतलब ये कि एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है। अभी मैंने चार एंगल बताए। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट डिफरेंट एंगलों में, कई एंगलों में एक ही शाफ्ट पर कई आर्मेचर, ठीक है, डीसी डायनेमो में लगा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है? प्रत्येक आर्मेचर के कारण हमें आउटपुट मिलता है। कैसे मिलता है? और एक बात बताएं, किसी आर्मेचर के कारण धारा का मान अधिकतम है तो किसी दूसरे आर्मेचर के कारण धारा का मान कुछ है लेकिन जीरो नहीं है, और किसी के कारण जीरो है
और किसी के कारण धारा का मान अधिकतम से थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम है, एंड सो ऑन। तो आपको कैसी धारा मिलेगी जरा उसके दर्शन करते हैं। देखिए ये एक आर्मेचर के कारण धारा आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से एक आर्मेचर के कारण जब धारा का मान 0 है, ठीक है, तो किसी दूसरे आर्मेचर के कारण धारा का मान 0 नहीं होगा, माना कि अधिकतम है। अब होता है भाई, एक आर्मेचर ऐसे लगा है उसके कारण मान लो धारा का मान 0 है, लेकिन जो आर्मेचर ऐसे लगा है अर्थात ऐसे लगा है उसके कारण धारा का मान 0 नहीं होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। तो उसके कारण बहने वाली धारा को हम ये दिखा रहे हैं। तो ये कैसे दिखा लिए, देखो एक आर्मेचर के कारण धारा का मान 0 और एक के कारण धारा का मान अधिकतम, दो आर्मेचरों के कारण धारा का मान हमने आपको दिखाया इसमें। और जरा इसको अच्छे से और थोड़ा देखिएगा, ये जब एक आर्मेचर के कारण धारा का मान इतना तो दूसरे आर्मेचर के कारण अधिकतम, फिर एक दो आर्मेचर तो लगे नहीं होते, बहुत से आर्मेचर लगे होते हैं, बहुत से आर्मेचर मींस वही कुंडलियां। अब एक आर्मेचर के कारण मान लो धारा का मान न 0 है न अधिकतम है, यहां से शुरू होता है। तो ये कैसे होगा, देखिए इसको, ऐसे मैंने आपको केवल 3 आर्मेचरों के कारण, और आउटपुट एक है, आउटपुट एक ही है, ये है आउटपुट, तो आउटपुट एक ही है, ओपी आउटपुट आर एल लोड रेजिस्टेंस है, आउटपुट एक ही है, ठीक है। अच्छा तो फिर देखिए, तो हमने अभी 3 को दिखाया, एंड सो ऑन, इसी तरह जितने भी आर्मेचर लगे होते हैं सभी के कारण धारा इसी प्रकार मिलती है। लेकिन हम ज्यादा धाराओं को इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि अध्ययन की स्पष्टता बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। इन्हीं में से आपको आइडिया पूरा पूरा मिल जाएगा कि जो एक समानदिष्ट धारा होती है वो ऐसे क्यों होती है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इसका है कि ये एक समानदिष्ट धारा इस प्रकार से हम इसको क्यों दर्शाते हैं, ऐसे हम एक समानदिष्ट धारा को क्यों दर्शाते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं कि इस आर्मेचर के कारण, माने जो बिल्कुल डार्क लाइन है उसके कारण जो शुरू में बनाए थे उसके कारण जो धारा बनी उसका शिखर मान इसे पॉइंटेड कीजिए, ये देखो मैंने इसे पॉइंटेड किया, ये किया पॉइंटेड, ठीक। फिर दूसरे को ले लीजिए, उसके शिखर मानों को पॉइंटेड कीजिए, ये जितने हैं सबके शिखर मानों को हम पॉइंटेड कर दिए, ये सारे शिखर मानों को हमने पॉइंटेड कर दिया। आप इनको और अच्छी तरह से देखिए, ये हमने सबको यहाँ पर पॉइंटेड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, अब इन सभी शिखर मानों को मिलाइए। तो कैसे मिलेंगे, देखिए इसका शिखर मान, ये शिखर ही छोटा कर दिए, समान ऊंचाई लग जाएंगे ना हम, ये देखो ऐसे मिले, ठीक है। अब क्या करें, देखो देखो इनको हमने मिलाया है, आप ढंग से देखिए, ये देखिए ये हमने इनको सबको मिलाया है, ठीक। अब इनको मिटा दीजिए, या यहाँ से लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसको, ये मिटा दिए, ये हमने इसको मिटा दिया, ये देखिए ये हमने इसको मिटाया, ये, और आपको धारा का मान कैसे मिला, ऐसे, ठीक है। ये अभी जो इसमें दिखा रहे थे ये है एक समान धारा का मतलब, ये क्या है, ये एक समान धारा का मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से, इस कारण से एक समान डीसी करंट को इस तरह से हम दर्शाते हैं, इस कारण, ठीक। चोक कुंडली का यूज हम कहाँ करते हैं, ट्यूबलाइट है, जो मरकरी लैंप है, ठीक है, इनमें कंडेंसर चोक कुंडली लगी होती है। अब ये कैसे बनी होती है इसको देखिए,
ये नर्म लोहे का क्रोड है, लेकिन ये नर्म लोहे का क्रोड ऐसे नहीं होता। कैसे होता है ये नर्म लोहे का पटलित क्रोड होता है। ये नर्म लोहे का कैसा क्रोड होता है? पटलित क्रोड। मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी पट्टियों को, बहुत सारी छोटी छोटी पट्टियों को और जोड़ लेते हैं, ठीक है। वो होता है क्रोड। और जोड़ करके और कई पट्टियों को जोड़ करके और इतना मोटा बना लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं? इसे क्वेश्चन बनाए रहिए कि चोक कुंडली में ये पतली पतली पट्टियां काहे जोड़ते हैं, ठीक है। तो पतली पतली पट्टियां जोड़ते, इसको चित्र में आप कैसे दिखाएंगे? ऐसे। ये पट्टियां जोड़ते क्यों हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसे प्रश्न बनाकर रखिए दिमाग में, ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद ऐसे ये लीजिए, ठीक है। ये बना, ये है, ये चौक कुंडली ये दिखाई गई, ये मरकरी लैंप है और ये एसी सोर्स, ये संकेत है VL, ठीक है। और I में कितने अंश का कलांतर रहता है? 90 डिग्री का। अब जब इनमें 90 डिग्री का कलांतर रहता है तो P एवरेज क्या होती है? VRMS IRMS cos फाई, ठीक। मतलब कि VRMS IRMS एंड cos 90, फाई की जगह 90, क्या मिल जाएगा? 0। क्या इससे आपको मिलेगा? 0। तो PAV बराबर 0। औसत शक्ति कितनी हुई? 0। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये स्वप्रेरण कुंडली है, जो कुंडली जिसको कहते हैं स्वप्रेरण कुंडली, ठीक है। तो ये स्वप्रेरण कुंडली जिसे अपन चौक कुंडली कहते हैं, इसलिए इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। क्रोड को पटलित बना देने से जो क्रोड है उसमें भंवर धाराएं कम प्रेरित होती हैं। क्यों कम प्रेरित होती है? और पटलित बना के फिर करते क्या है? दोनों बातें पहले समझे। तो पटरे जैसे काट के पटलियां बना दिए नरम लोहे की, फिर एक विशेष काम करते हैं, उन पटलियों में विद्युत रोधी पेंट पोत दिया जाता है और विद्युत रोधी पेंट पोत करके अब फिर उनको गोंद से जोड़ा जाता है। आप चौक कुंडली खोलेंगे ना तो जबरदस्त गोंद मिलेगी उसके अंदर, लेकिन वो सूख जाती है ऐसी वाली गोंद, ठीक है। जैसे छतों की एम सील होती है ना, गोंद, जबरदस्त गोंद होती है, उसी प्रकार इसमें भी एक प्रकार की गोंद होती है। वो पटलियों को चिपका के और माने वो फिर सूख जाती, लेकिन उसके वो माने पटलियों के चारों ओर फिर वो भी नहीं लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गोंद ज्यादा भर देते हैं तो विद्युत रोधी पदार्थ लगाने का प्रयास नहीं करते। ऐसा आप सबको पता है कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। बिल्कुल वही बात है। यदि इतनी मोटी पेन है और इसमें हम पेन नहीं माने चालक है, इसमें धारा प्रवाहित करें
इसमें यदि हम धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, इसमें इसका प्रतिरोध कम होगा, और यदि पतली तार है उसमें धारा प्रवाहित करें तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो अब जब इसको हमने पटलित कर दिया, इसके पटरे बना दिया, तो तार है या जो कुछ भी है वो पतलापन है ना, उसमें उसकी मोटाई कम हो गई है ना, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चाहे प्रवाहित धारा हो चाहे प्रेरित धारा हो, वो उसका दुश्मन है। अरे प्रतिरोध सीधी बात है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला कारक। तो केवल भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्रोड पटलित बनाया जाता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो क्रोड पटलित बनाए जाते हैं इससे भंवर धारा कम हो जाती है। देखो ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है, और इसको परिणामित्र भी कहते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर का काम क्या है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये सब। ठीक, तो देखो कार्य, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का कार्य है वोल्टेज को बढ़ाना अथवा घटाना, ये कार्य करता है ट्रांसफार्मर। लेकिन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इसमें दो कुंडलियां होती होंगी, बिल्कुल होती हैं। फिर इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसकी परिभाषा वही होनी चाहिए जो इसका कार्य है। मौखिक रूप से सुन के याद करिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, सुनिए और याद कीजिए, वही पूछता हूं मैं आपसे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वोल्टेज को घटाते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि तो नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ट्रांसफार्मर का नाम होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इंग्लिश से बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर का नाम होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब एक इनमें से ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जो वोल्टेज की प्रबलता को बढ़ा देता है या धारा की प्रबलता को घटा देता है, और एक ट्रांसफार्मर इनमें से ऐसा होता है जो वोल्टेज की प्रबलता को घटा देता है, धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। तो जैसा नाम है उसके इंग्लिश के नाम में जाइए, ऊंचाई स्टेप अप, उच्च माने अप, याद रखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर माने ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और अपचाई माने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब कौन सा वोल्टेज की प्रबलता को बढ़ाता है, कौन सी वोल्टेज की प्रबलता को घटाता है, धारा का नाम नहीं लेना, केवल परिभाषा वोल्टेज की प्रबलता को घटाने बढ़ाने के आधार पर बोली जाएगी। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज की प्रबलता को बढ़ा देता है। मतलब इसमें से आप वोल्टेज इनपुट करें तो जो आउटपुट निकलेगा वो बढ़ा हुआ वोल्टेज निकलेगा। जैसे आप चक्की में गेहूं इनपुट करते हैं और आटा आउटपुट होता है, उसी प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आप कम वोल्टेज डाउन इंटर करेंगे, उससे अधिक वोल्टेज बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, जितना वोल्टेज आप लगाएंगे उससे कम वोल्टेज उससे निकलता है बेचारे से, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, अच्छा, तो ये होता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, फिर ये है, अब कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है। आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है जो पावर हाउस होते हैं।
ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है? जहां पावर हाउस होते हैं। जैसे सतना के नजदीक एक पावर हाउस है सिद्धपुरा, ठीक है, सिद्धपुरा में ऊंचाई में पावर हाउस बना हुआ है। तो जो पावर हाउस होते ना, वहां पता है एक एक दो दो करोड़ के ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर होता है, बहुत वजनी होता है, क्रेन से उठाया जाता है, और वहां पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो वोल्टेज की प्रबलता को बढ़ा देता है, जिसके कारण धारा कम खर्चे से एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। अर्थात जो 3 फेज की धारा होती है, ठीक है, हाई टेंशन जिसको बोलते हैं 3 फेज वाली, टावर लाइन वाली नहीं, वो 1100 वोल्ट या 11,000 वोल्ट वाली जो होती है, वो उसकी बात, वो वहीं से चल के आती, ठीक है। तो इस तरह से वो कम खर्चे में धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर देता है। फिर हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जिनसे हम कनेक्शन लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये कौन है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, ये धारा की प्रबलता को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज की प्रबलता को डाउन कर देते हैं, इसलिए नाम इनका स्टेप डाउन, ठीक है। तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।